Self inductance of a long solenoid. सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलिनॉइड क्या है? जैसे हमने पिछली बार एक प्रॉपर्टी पढ़ी इंडक्टेंस की, और पिछली बार एक प्रॉपर्टी पढ़ी इंडक्टेंस की। जैसे हमने स्टार्टिंग में कभी कैपेसिटेंस पढ़ा था या हमने कभी स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस पढ़ा था, उसी तरीके से हमने पढ़ा कंडक्टेंस। सो कंडक्टेंस जो है रेजिस्टेंस की तरह या कैपेसिटेंस की तरह, जैसे तुमने मान लो रेजिस्टेंस पढ़ा, तो रेजिस्टेंस में तुमने फॉर्मूला पढ़ा V इक्वल टू आई आर, तो वहां से तुमने बोला कि रेजिस्टेंस जो होगा वो V बाय आई होगा। यहां से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V बाय आई आ गया, लेकिन क्या V बाय आई जो है वो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो किसकी प्रॉपर्टी है? रेजिस्टेंस जो है वो एक रेजिस्टर की प्रॉपर्टी है, और रेजिस्टर का V और I से कोई लेना देना नहीं। रेजिस्टर के अपना कोई भी पैरामीटर नहीं है इस फॉर्मूले में। ये तो सर्किट के पैरामीटर्स है ना, कि तुम उस रेजिस्टर को कितने V पे लगाओगे तो तुमको कितना I मिलेगा, ये तो सर्किट के पैरामीटर्स हैं। तो वो जो रेशियो तुमको V बाय आई की मिलेगी वो R के अकॉर्डिंग मिलेगी। बट रेजिस्टर जो है उसका अपना कुछ एरिया है, उसकी अपनी कुछ लेंथ है, तो उसकी टर्म्स में उसका फिर हमने रेजिस्टेंस निकाला R इक्वल टू रो L बाय ए। R इक्वल टू रो L बाय ए, ये सही है, क्योंकि इसमें रो क्या है? रेजिस्टर की रेजिस्टिविटी, L क्या है? रेजिस्टर की लेंथ, A क्या है? उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये ठीक है। इसी तरीके से हमको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मिला Q बाय V, ये भी ठीक है, लेकिन कैपेसिटर का अपना पैरामीटर है कुछ, तो Q बाय V से ज्यादा बेटर फॉर्मूला क्या है कि जो कैपेसिटर के खुद के पैरामीटर्स की टर्म्स में हो। तो हमने फॉर्मूला निकाला एप्सिलॉन नॉट A बाय D। A is the area of plates, D is the distance between the plates. So इसी तरीके से हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला देख लिया कि फाई इक्वल टू एल आई होता है, और फिर हम यहां से अगर बोल दें कि L जो है वो फाई बाय आई है, फाई जो है वो एल आई है, तो हम बोल दें कि जो L है वो फाई बाय आई है। सो ये बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा जैसे ये फॉर्मूला R इक्वल टू वी बाय आई, सी इक्वल टू क्यू बाय वी। लेकिन जो इंडक्टर है ना, ये इंडक्टर का इंडक्टेंस है, तो इंडक्टर के अपने पैरामीटर्स होंगे। जैसे उसकी लेंथ L, जैसे उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। ये तो वो है कि हमने उसमें से चलो आई करंट पास किया, और आई करंट पास करने से उसके अराउंड फ्लक्स बन गया फाई, तो उसका L जो है वो फाई बाय आई भी होता है। लेकिन उसके खुद के पैरामीटर्स की टर्म्स में एक इंडक्टर का इंडक्टेंस क्या होता है, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बिल्कुल इसी तरीके का अब हम फॉर्मूला निकालेंगे इंडक्टर के इंडक्टेंस के लिए भी उसके खुद के पैरामीटर्स की टर्म्स में, यानी ऐसा फॉर्मूला और ऐसा फॉर्मूला। ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये फाइनल रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरा ध्यान से सुन लो। यहां पे हमारे पास एक इंडक्टर है जिसका हमें इंडक्टेंस निकालना है। इसमें मान लो आई करंट जा रहा है, इसमें आई करंट जा रहा है ऐसे, हमने इसका इंडक्टेंस निकालना है। तो आई करंट अगर इसमें फ्लो कर रहा है और इंडक्टेंस है क्या, हम इंडक्टेंस निकालेंगे तो इसी फॉर्मूले से L इक्वल टू फाइव बाय आई। तो फाई निकालो और आई से डिवाइड कर दो। फाई क्या होता है, हम लिखेंगे फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न। किसका? ट्रिग्नोमेट्री तो थर्ड चैप्टर है। हाँ
फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न, देखो ये इसकी एक टर्न है, ठीक है, फ्लक्स होता है B इंटू ए, फ्लक्स होता है B इंटू ए। याद करो एक इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, एक इंडक्टर के अंदर हमने ये फॉर्मूला किया था 4th चैप्टर में एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर, एक इंडक्टर के अंदर यानी सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी जो कि आती है ऐसे पैरेलल लाइंस, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड, और ये मैग्नेटिक फील्ड आई थी B, इसके अंदर B म्यू नॉट NI, B इक्वल टू म्यू नॉट NI। यहां से तेरे को और टेढ़ा दिखेगा, B इक्वल टू म्यू नॉट NI, ये हमने फॉर्मूला निकाला था चैप्टर 4 में। B होती है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट, तुम्हें पता ही है, N यहाँ पे स्मॉल n है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं, स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इस करंट की वजह से इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है B वो है म्यू नॉट NI। अब n है नंबर ऑफ टर्न्स, क्या क्या हमें देखो क्या क्या पैरामीटर्स पता है इस सोलेनॉइड के, हमें इसकी लेंथ पता है कि L है, हमें इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है कि A है, और हमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पता है, वो स्मॉल n से ही डिनोट करेंगे हम हमेशा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n है, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है। तो क्या रिलेशन हुआ, कैपिटल N इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड। सो फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न इज दिस मैग्नेटिक फील्ड B, यही तो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, और एक टर्न का एरिया भी तो A ही होगा, इंटू A इंटू कॉस, फ्लक्स पता है BA कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा में थीटा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। अब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है, और ये जो एक टर्न होगी ऐसे होगी, ऐसे ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे है ना, एक टर्न ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर भी इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, 0 डिग्री, तो बी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 होता है 1, तो B इंटू ए, और B है म्यू नॉट NI, तो म्यू नॉट NI इंटू ए, और N है स्मॉल n है कैपिटल N बाय L, तो कैपिटल N बाय L इंटू I इंटू ए। दिस इज फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न, एक टर्न के साथ कितना फ्लक्स लिंक्ड है वो है ये, हमें एक टर्न का फ्लक्स नहीं निकालना है। इस फाई इक्वल L इक्वल टू फाई बाय आई में जो फाई है वो एक टर्न का फ्लक्स नहीं है, वो टोटल फ्लक्स है विच इज लिंक्ड विद द सोलिनॉइड। तो हमें टोटल फ्लक्स निकालना पड़ेगा पहले, देयरफॉर टोटल फ्लक्स इज नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न। तो फ्लक्स हो गया हमारा फाई नंबर ऑफ टर्न्स n इंटू फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न, म्यू नॉट n बाय L I इंटू ए, म्यू नॉट n स्क्वायर बाय L I इंटू ए। समझ गए? तो दिस इज द फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न। और फाइनली हमें चाहिए इसका L, तो L होता है फाई बाय आई, since L is phi by I, therefore L is phi is this mu naught
एन स्क्वायर आई ए बाय एल डिवाइडेड बाय आई, आई से आई कट गया, एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट, फाइनल रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे तुमको फॉर्मूला रटा हुआ है R इक्वल टू रो एल बाई, कैपेसिटेंस इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब एक नया फॉर्मूला हमको पता लग गया कि जो इंडक्टर है उसका इंडक्टेंस होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। कैपिटल एन आ रहा है इस फॉर्मूले में, विच इज व्हाट, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल एन नहीं है, समझ गए? यानी कि जो इंडक्टेंस है वो डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट। हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो इंडक्टर है उसमें एयर है, अगर एयर नहीं होगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट नाम की चीज पढ़ी थी एक 10th में, क्या करते थे उसमें, इंडक्टर के अंदर जो इसका फ्री अंदर का जो कोर है, स्पेस है, उसमें सॉफ्ट आयरन का कोर डाल देते थे, हवा की बजाय अब उसके अंदर क्या आ गया, सॉफ्ट आयरन। क्यों? क्योंकि इससे म्यू नॉट बढ़ जाएगा, मतलब म्यू नॉट तो तब रहेगा ही नहीं, म्यू नॉट तो हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एयर है, तो जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है उसकी ज्यादा है, बढ़ जाएगा, जिससे इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। चलो इंडक्टेंस बढ़ जाएगा तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? हमने इंडक्टेंस बढ़ाना क्यों है, इस बात का जवाब हमें अभी थोड़ी देर में मिलेगा कि हमको इंडक्टेंस क्यों बढ़ाना है। तो जनरली इंडक्टर्स जो यूज करे जाते हैं ना, उनके कोर में जरूरी नहीं है कि एयर हो, कुछ भी और हो सकता है। तो अगर कुछ और है तो ये वाली चीज बदल जाएगी, और नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने पे इंडक्टेंस 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, जबकि लेंथ डबल करने पे इंडक्टेंस कम हो जाएगा। कम छोटी लेंथ के जो इंडक्टर्स हैं उनका इंडक्टेंस ज्यादा, और जिनका एरिया ज्यादा है उनका इंडक्टेंस ज्यादा। तो ये फॉर्मूला याद रखना, एक इंडक्टर का तुम इससे इंडक्टेंस निकाल सकते हो, और वहां से जो इंडक्टेंस की वैल्यू आएगी वो हेनरी में होती है। समझ में आया? समझ आया? सो जब देखो लास्ट क्लास में हमने इंडक्टेंस का मतलब तो समझा था कि जब कॉइल में करंट को चेंज किया जाता है तो कॉइल उस करंट चेंज को अपोज करता है। जब कॉइल में करंट चेंज किया जाता है, इंडक्टेंस का मतलब समझ में आया था ना, वो करंट चेंज को क्या करता है, अपोज करता है। अगर वो अपोज करेगा, देखो अगर मैं किसी भी चीज को बैटरी से कनेक्ट करता हूं और मैं स्विच ऑन करता हूं, मान लो अगर मेरे पास कोई भी चीज है, जैसे मेरे पास कोई रजिस्टर है, जैसे फैन है, बल्ब है, उसमें मान लो 5 एम्पियर का करंट है, तो वो 5 एम्पियर का जो करंट है उसके अंदर, वो 5 एम्पियर का करंट ऐसे थोड़ी हुआ होगा कि जैसे मैंने स्विच ऑन किया इनफाइनाइट रेट ऑफ इंक्रीज हो गया ना, अगर स्विच ऑन करते ही 5 एम्पियर हो गया। अरे कुछ माइक्रो सेकंड लगे होंगे, क्योंकि अभी जब स्विच ऑफ है तो उसमें करंट कितना है, 0, और मैं स्विच ऑन किया तो फिर कितना है, 5, तो कुछ तो टाइम लगा होगा 0 से 5 जाने में। तो ये तो नॉर्मल अगर रजिस्टर है तो वो करंट को अपोज करता है, करंट चेंज को तो अपोज नहीं करता है। रजिस्टर किसको अपोज करता है, करंट को, करंट चेंज को अपोज नहीं करता है। तुमने बटन दबाया 0 से 5 जल्दी हो जाएगा, लेकिन इंडक्टर किसको अपोज करता है, करंट चेंज को। तो तुमने जब इसमें बटन दबाया तो 0 से 5 होने में क्या उतना ही टाइम लगेगा जितना रजिस्टर में लगा था, या ज्यादा लगेगा? अब ज्यादा लगेगा। अब ज्यादा लगेगा तो क्या होगा कि ये करंट चेंज को अपोज कर रहा है, ये करंट चेंज को अपोज कर रहा है। बैटरी कह रही है नहीं मेरे को तो करंट देना है, तो क्या बैटरी को एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा करंट बिल्ड करने के लिए इसमें? तो बैटरी को अगर एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा इंडक्टर पे,
तो ऑब्वियसली अगर कोई चीज किसी पे एक्स्ट्रा वर्क करती है तो वो एक्स्ट्रा वर्क किसी ना किसी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है कि नहीं होता है। तो इसमें एक नई चीज आती है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। दिस एक्स्ट्रा वर्क, ये जो बैटरी कर रही है इंडक्टर पे एक्स्ट्रा वर्क, ताकि उसमें करंट को बिल्ड किया जा सके, ये इंडक्टर में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में? जैसे तुमने कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला पढ़ा होगा, हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि उसमें एनर्जी स्टोर होती है, उसमें चार्ज स्टोर कर रही है बैटरी, तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर जो एनर्जी स्टोर होती है इंडक्टर में, वो क्या है? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे वहां पे फॉर्मूला आया था हाफ सी वी स्क्वायर, रेजिस्टर में होता है आई स्क्वायर आर, ऐसे ही इंडक्टर में भी एनर्जी का फॉर्मूला होता है, और वो कौन सी एनर्जी है? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? इंडक्टर में एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, फॉर्मूला और डेरिवेशन। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, करंट चेंज को। हाँ हाँ, क्या स्टोर हो रहा है बता? एनर्जी इसलिए स्टोर हो रही है क्योंकि ये करंट चेंज को अपोज कर रहा है, लेकिन हम करने नहीं दे रहे क्योंकि हमने बैटरी लगाई हुई है, तो बैटरी इस पे कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रही है। समझो, जैसे रेजिस्ट, फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन तुम्हारे यहां, इनर्शिया क्या करता है? इनर्शिया क्या करता है? इनर्शिया तुम्हारे स्टेट चेंज को अपोज करता है। इनर्शिया की वजह से अगर मैं जा रहा हूं कार में, तो मेरी बॉडी चल रही है, तो अगर मुझे कार ब्रेक लगाएगी तो मुझे आगे की तरफ जर्क लगेगा। ये इनर्शिया की वजह से है, क्योंकि इनर्शिया स्टेट को चेंज होने से रोकता है। जो इंडक्टेंस है ना, इसका प्रॉपर नाम है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, क्योंकि ये करंट के चेंज को अपोज करता है। लेकिन अगर इनर्शिया मेरे स्टेट चेंज को अपोज करता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं स्टेट चेंज नहीं कर सकता। चेंज तो मैं तब भी कर सकता हूं, थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगेगा। तो तो अब इंडक्टर क्या कर रहा है? इंडक्टर कह रहा है कि मैं करंट चेंज नहीं होने दूंगा। लेकिन अगर तो एक, देखो तुम्हारी बॉडी में इनर्शिया है, अब इनर्शिया हम बैठे हुए हैं तो हम उठ के चल नहीं सकते, एफर्ट लगेगा क्योंकि इनर्शिया है। तो हम उठ के चलने लगे, हमने देखा यार ये तो काम करना पड़ रहा है, हम वापस बैठ गए। तो ये कब होगा? जब हमें कोई धक्का मारने वाला ना हो। अगर कोई हमें धक्का मारेगा पीछे से, तो हम उठेंगे, बैठ तो नहीं पाएंगे ना, वो तो हमें धक्का मार देगा। और यही हो रही है बैटरी में भी। अगर मैं करंट ऐसे, मैंने इंडक्टर में करंट बढ़ाया और छोड़ दिया, मैंने सोर्स हटा दिया सारा, तो ऑब्वियसली वो करंट चेंज को अपोज करेगा और करंट चेंज नहीं होने देगा। लेकिन अभी तो लगातार बैटरी धक्का मार रही है, वो कहता है कि मैं करंट नहीं बढ़ने दूंगा, बैटरी कह रही नहीं मैं तो बढ़ाऊंगी। तो बैटरी को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, और वो एक्स्ट्रा एफर्ट स्टोर हो जाता है इंडक्टर में इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? इसीलिए इसको कहते हुए इनर्शिया ही कहते हैं, इसको इलेक्ट्रिसिटी का इनर्शिया कहते हैं इसको, क्योंकि ये इनर्शिया की तरह स्टेट चेंज को अपोज करता है। तो देखो, धीरे धीरे सोचो, जैसे कि ये बैटरी क्या करेगी, धीरे धीरे करंट बढ़ाएगी इसमें। धीरे धीरे से मतलब ये नहीं कि 10 घंटे लगेंगे, धीरे धीरे से हमारा मतलब है कि अगर वही करंट रजिस्टर में 0 से 5 एम्पियर बढ़ गया 1 माइक्रो सेकेंड में, तो इसमें हो सकता है कि 1 मिली सेकेंड लगे, सपोज लगेगा, तो इसमें भी कम ही। तो लेट स्मॉल अमाउंट ऑफ work done by battery to increase
करंट बाय स्मॉल अमाउंट DI। बैटरी ने इसमें हल्का सा करंट इंक्रीज किया DI, तो उसको कितना वर्क करना पड़ा DW। अब वर्क और करंट में रिलेशन क्या होता है? वर्क और करंट में रिलेशन क्या होता है? वर्क होता है पावर इंटू टाइम। Small amount of work done by battery to increase current by small amount DI in time dt is what? P into dW is equal to P into dt। P होता है, P क्या होता है? V इंटू आई। V को हम E लिए हुए हैं ना यहाँ पे, E इंटू आई इंटू डी टी। पावर का फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 10th में, V इंटू आई। तो V को हम V नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, V को हम शुरू से ही क्या ले रहे हैं? E, EMF। और E क्या होता है? अभी हमने पीछे निकाला था E। E होता है L इंटू डी आई बाय डी टी। E की जगह ये लिख दिया, I लिखा रहने दिया, और dt तो लिखा ही हुआ। dt से dt कट गया, क्या बचा? dw इज LIDI। ये है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय बैटरी टू इंक्रीज द करंट बाय स्मॉल वैल्यू DI। छोटा सा करंट DI बढ़ाने के लिए बैटरी इतना वर्क करेगी। तो टोटल मान लो, ऑब्वियसली इनिशियली करंट कितना था? 0। और मान लो मैक्सिमम वैल्यू करंट की जो है वो I0 है, जहां तक बैटरी ने बढ़ाया करंट। सो देयरफॉर टोटल वर्क डन टू इंक्रीज द करंट फ्रॉम 0 to I0 इज, इसका इंटीग्रल dw इक्वल टू इंटीग्रल LIDI 0 to I0। dw का इंटीग्रल हो गया W, Li का L बाहर आ गया, I का इंटीग्रल हो गया I²/2 0 से I0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट L इंटू I0²/2। This work is stored in the inductor in the form of magnetic potential energy। Therefore U half L I0²। So जनरली क्या होगा, अब ये तो चलो मैक्सिमम करंट था हाफ L I0², लेकिन मान लो मैक्सिमम करंट नहीं है, कोई भी इंडक्टर है जिसमें एक करंट जा रहा I, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब उसमें करंट जा रहा I, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो उसमें एनर्जी स्टोर्ड होगी वो क्या होगी? हाफ L I²। तो जनरल फॉर्मूला हो गया। अब I0 वगैरह सिंबल छोड़ो, जनरल फॉर्मूला हो गया कि अगर एक इंडक्टर में करंट I है तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी? हाफ L I²। ठीक,
और एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल यू से। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी में भी यू ही है एनर्जी के लिए, और मैग्नेटिज्म में भी यू है। तो हम क्या करते हैं, स्मॉल यू हो चाहे कैपिटल यू हो, स्मॉल यू इज फॉर एनर्जी डेंसिटी एंड कैपिटल इज फॉर एनर्जी। तो हम यहाँ पे ना एक बी लगा के चलते हैं ऐसे, ताकि पता चल जाए कि इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले नहीं है, मैग्नेटिज्म के फॉर्मूले। तो एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू बी, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज यू बी बाय ए एल। सोचो इंडक्टर का वॉल्यूम कितना होगा, इंडक्टर का वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ। अब यू बी की वैल्यू रख दो, हाफ एल आई स्क्वायर अपॉन ए एल। एल की हमने पीछे वैल्यू निकाली, वो निकाल लो, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, और आई की वैल्यू क्या डालो, आई की वैल्यू ये डालो, यहां से लिख लो, सिंस बी इज म्यू नॉट एन आई नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू आई, ये होता है, अभी लिखा ना पीछे फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एन इंडक्टर म्यू नॉट एन बाय एल इंटू आई। तो आई की क्या आई यहां से वैल्यू, आई की वैल्यू आई बी एल बाय म्यू नॉट इंटू एन। आई की ये वैल्यू यहां रख दो, ये वाले आई की जगह, यहां पे ये वैल्यूज हमने डाल दी, एल की जगह एल की वैल्यू डाल दी, आई की जगह आई की वो जो वैल्यू हमने निकाली, और आई का स्क्वायर हो रहा है तो इन सारी टर्म्स का स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ए एल तो था ही। अब देखो क्या क्या कैंसिल हुआ, हाँ तो कहने का मतलब है कि बहुत कुछ कट गया। हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट बचा, हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, एनर्जी डेंसिटी हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इंडक्टर हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। और इलेक्ट्रिसिटी में ना एक फॉर्मूला आया था कैपेसिटर के अंदर, एनर्जी डेंसिटी, कैपेसिटर में एनर्जी डेंसिटी यानी यू ई आया था हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, यू ई आया था हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। तो जहां जहां ई होता है, जहां जहां ई होता है इलेक्ट्रिसिटी में, मैग्नेटिज्म में वहां पे क्या होता है बी। तो ई स्क्वायर की जगह क्या है, देखो हाफ की जगह तो हाफ है, ई स्क्वायर की जगह क्या है बी स्क्वायर। और जहां जहां इलेक्ट्रिसिटी में एप्सिलॉन नॉट होता है, मैग्नेटिज्म में वहां वहां 1/म्यू नॉट होता है। समझ गए? कोई भी फॉर्मूला अभी हम बनाएंगे आगे, कोई भी फॉर्मूला तुमने जो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है चैप्टर 1 और 2 में, वो फॉर्मूला मैग्नेटिज्म में भी ट्रू होता है। क्या क्या चेंजेस हमको करने होते हैं उसके लिए, हमें ई की जगह लिखना होता है बी, हमें म्यू नॉट
हमें एप्सिलॉन नॉट की जगह लिखना होता है 1/μ0। हमें डाइपोल मोमेंट P की जगह लिखना होता है, डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिज्म में होती है M, जिसके बारे में मैंने बताया था जब टॉर्क वाला टॉपिक पढ़ा था, दोबारा भी पढ़ेंगे इसके बारे में। इतनी कन्वर्जन से, और चार्ज की जगह लिखना होता है पोल स्ट्रेंथ QM। ये क्या होता है ये तुम्हें नहीं पता, ये भी पढ़ेंगे। तो कन्वर्जन है, जैसे ट्रांसलेशनल मोशन के फॉर्मूले से रोटेशनल मोशन के फॉर्मूले बन जाते हैं 11th में। सीधा बोलते हैं कि मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाल लेना, फोर्स की जगह टॉर्क डाल लेना, लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम डाल लेना, तो सेम फॉर्मूले बन जाते हैं। यहां पर भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है, बट इसमें दो चार चीजें हैं जिनके बारे में तुम्हें अच्छे से अभी नहीं पता है, तो वो पढ़नी है हमको। मतलब वो 5th चैप्टर जो हमने बीच में छोड़ा है ना, उससे रिलेटेड है ये कुछ। तो वही चीज यहां पर भी हो रही है कि हाफ की जगह हाफ है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी हाफ की जगह हाफ है, बी स्क्वायर की जगह ई स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर है, एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/μ0 है, तो वहां से फॉर्मूला डायरेक्ट बन जाता। डिराइव करो तो भी वही आएंगे। ठीक है, बाकी जो सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में बाकी सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस भी पढ़ा था हमने। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए तुमको क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए तुमको फॉर्मूला बताया था, याद करो। मैंने बोला था ये है φ2 और ये है I1, बिकॉज दो कॉइल्स है ना, तो फ्लक्स करंट एक में पास हो रहा है, करंट इसमें पास हो रहा है, और फ्लक्स इसके साथ लिंक्ड है। करंट इसमें पास हो रहा है और फ्लक्स उसके साथ लिंक्ड है, तो I1 होगा, यानी जैसे फर्स्ट कॉइल है तो I1 इसमें जो करंट है, और φ2, I1 और φ2, याद है बताया था पिछली बार। सो φ2 is M into I1, M is what? φ2 divided by I1। ठीक, तुम्हें कोई अरेंजमेंट देगा तो तुम्हें बोलेगा कि इस अरेंजमेंट के अंदर दो कॉइल्स हैं, तुम्हें दो कॉइल्स दे देंगे और तुम्हें बोलेंगे कि उसका, उन दोनों कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो, उन दोनों कॉइल्स का कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो, यानी M निकालो। तो फॉर्मूला क्या लेना है? φ2 बाय I1। मतलब एक, वो देखो, किसी को भी 1 मान लो, किसी को भी 2 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको तुमने 1 माना है उसमें करंट पास कर दो, और देखो कि जिसको तुमने 2 माना है उसके थ्रू इसके करंट की वजह से कितना फ्लक्स होगा। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, यहां पे एक कॉइल है, और उस कॉइल के अंदर एक छोटा कॉइल है सर्कुलर, दोनों कंसेंट्रिक हैं, यानी दोनों का सेंटर क्या है? सेम, दोनों कंसेंट्रिक कॉइल्स। और बोला है अंदर वाले का रेडियस जो दिया है, कुछ भी ले लो, अंदर वाले का रेडियस दिया है R1, बाहर वाले का रेडियस दिया है R2, इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2, एंड फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर दिस अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट के लिए कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना। ऐसे क्वेश्चन आते, दो कॉइल दे दिए, बोला इस अरेंजमेंट के लिए कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल, तो क्या निकालना? φ2 बाय I1। एक कॉइल को मान लिया 1, बाहर वाला कॉइल जो है हमारा, बाहर वाला कॉइल जो है, उल्टा माइक लगा के पढ़ा दिया तुमने, वेरी गुड। बाहर वाला कॉइल जो है वो 1 है, और जो ये कॉइल है अंदर वाला ये 2 है। सो M इज φ2 बाय I1।
m इज phi2 by i1। I1 तो I1 ही हुआ। फर्स्ट वाले में मान लो I1 करंट है, फर्स्ट वाले को जिसको तुमने माना है ना, तुम मान लो उसमें I1 करंट है, और उस करंट की वजह से 2 वाले में क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी या मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अब अगर इसमें करंट है I1 तो ऑब्वियसली ये इसके सेंटर पे है, तो अगर इसमें करंट है तो इसके सेंटर पे इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके थ्रू फ्लक्स होगा, वो जो फ्लक्स है वो phi2 है। तो वो phi2 होगा क्या, वो phi2 होगा, देखो ये जो कॉइल है ना बीच वाली, ये बहुत छोटी है, ये जो बीच वाली कॉइल है बहुत छोटी है, तो ऑलमोस्ट मान लो कि बाहर वाले कॉइल के सेंटर पे है, और जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जैसे इसमें हमने करंट ऐसे माना है, तो जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी इसकी, वो कैसी होंगी, आउटवर्ड, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी होगा आउटवर्ड, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो इस छोटे वाले से, इस छोटू से फ्लक्स है phi2 जो कि होगा B1, क्योंकि यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 2 की थोड़ी होगी, वो 1 की होगी, इंटू A2, लेकिन एरिया तो इसी का लेना। जब तुम फ्लक्स निकालते हो B इंटू ए, तो उस फ्लक्स में B क्या होता है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो रखा है, और A क्या होता है, उसका खुद का एरिया। और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एक सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाय 2r, और इसका एरिया होगा समझ आ रहा है, phi2 निकालना है और उसको I1 से डिवाइड करना है, तो ये हमारा phi2 हो गया, क्लियरली समझ में आ गए, phi2 हो गया। सो अब m निकाल लो, m इज phi2, ये बाय I1। हाँ, फाइनल क्या बचा, म्यू नॉट पाई बाय 2r1 इंटू r2 का स्क्वायर। तो तुम जब भी m या l का फॉर्मूला निकालोगे वो एक कांस्टेंट आएगा, वो किसी ऐसे फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा जैसे जो चेंज हो सकता, जैसे i, नहीं वो कट गया, इसमें बचा पाए म्यू नॉट r1 r2 जो कांस्टेंट्स हैं, phi2 बाय I1 करना है, एक में करंट पास करके दूसरे में फ्लक्स निकालना है, और उस दूसरे वाले के फ्लक्स को पहले वाले के करंट से डिवाइड करना है। हाँ, अरे फॉर्मूला होता है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाई 2r। हाँ, तो जिस जिस लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट बाई आई बाई 2r, उसमें r उसी लूप का होता है ना, बाहर वाले का। अच्छा, ये कर दिया क्या मैंने गेम, अंदर वाले का तो यहां सिर्फ फिगर में चेंज कर लो, अब मुझे वहां पे कई जगह चेंज करना पड़ेगा। इसको R1 ले लो, इसको R2, बड़े वाले को R1 लिया ना मैंने, क्योंकि उसी को 1 लिया था मैंने, तो उसी का रेडियस R1 हुआ ना। है, नेक्स्ट टॉपिक,
हैं? एक क्वेश्चन और करा देता हूं, ठीक है, 2-3 मिनट का। एक और एग्जांपल देखो, जैसे यहां पे एक बड़ा कॉइल है और इसके अंदर एक छोटा कॉइल है, फटाफट से निपट जाएगा। अब इस वाले का निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बड़ा इंडक्टर है, उसके अंदर छोटा इंडक्टर फंसा दिया हमने, इसका हमको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, phi2 by I1। अब बाहर वाला जो है ना, व्हाइट वाला जो हमने बड़ा वाला लिया है, उसको 1 ले लो, उसमें करंट पास कर दो, और ये वाला हो गया 2, इसके थ्रू फ्लक्स निकाल लो। तो M क्या होगा? phi2 डायरेक्ट लिख दूं, समझ लोगे? phi2 मतलब इसके थ्रू फ्लक्स, जिसके भी, अब ये अंदर वाले कॉइल को हमने 2 लिया हुआ है, तो उसके जो भी हम सबस्क्रिप्ट में 2 लिखेंगे, मतलब अंदर वाले का पैरामीटर यूज कर रहे हैं। तो इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा? इसकी एक टर्न का फ्लक्स कितना होगा? ये जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है इनटू इसका एरिया इनटू इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। समझ आया? डिवाइडेड बाय I1। फ्लक्स थ्रू 1 टर्न इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। फ्लक्स थ्रू 1 टर्न निकालने के लिए वो वाली मैग्नेटिक फील्ड जिसमें वो रखा है, वो 1 की मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इनटू इसका खुद का एरिया जो कि A2 होगा। B1, ये जो सॉलिनॉइड है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? म्यू नॉट समझ आया? म्यू नॉट एन आई होती है ना, तो एन की जगह कैपिटल N बाय L लिख दिया। बताओ क्या कैंसिल हो गया? देखो I1 जो हमने I1 लेट करना, वो कट जाएगा हर बार। तो इस वाली अरेंजमेंट के लिए M कितना आ गया? म्यू नॉट N1 N2 A बाय L। A2 लिखा है, मतलब बाहर वाले का एरिया, चलो 2 लिख लो। मतलब इस पेयर ऑफ कॉइल्स के लिए अगर तुम जनरल फॉर्मूला लर्न करोगे म्यूचुअल इंडक्टेंस का, तो बोलोगे म्यू नॉट N1 N2 A बाय L। A1 A2 छोड़ो, तुम ऐसे बोलोगे म्यू नॉट N1 N2 A बाय L। सो देन N1 और N2 क्या है? एक की टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और दूसरे की टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। A2 क्या है? कॉमन एरिया नहीं बोल सकते। A2 को क्या बोल सकते? ये जो अंदर वाले का एरिया है, ये वो एरिया हुआ ना जो दोनों कॉइल्स का कॉमन एरिया है। अगर मैं A1 लेता तो A1 के एरिया में कुछ पार्ट ऐसा है ना जो A2 का नहीं है, तो दिस इज व्हाट, ये क्या है? कॉमन एरिया। वो है कॉमन एरिया, और ये है लेंथ ऑफ द L। क्या था इसमें? बाहर वाले का, बड़ा वाला जो है, जिसमें छोटा वाला रखा है। सो दिस इज लेंथ ऑफ द लॉन्गर सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ द लॉन्गर सोलेनॉइड। अगर हम पिछले वाले को देखें तो भी यहां पे जो आया था एरिया पाई R2 स्क्वायर, कॉमन एरिया, कॉमन एरिया। तो किस पे डिपेंड कर रहा है पेयर ऑफ कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस? कॉमन एरिया पे। ये 2 क्वेश्चंस और इनके रिजल्ट्स भी लर्न कर लेना। ये 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से भी ये वाला इंपॉर्टेंट है, विद थ्योरी लिखना पड़ेगा तुमको। मैंने डायरेक्ट लिखा है, तुम्हें समझाना पड़ेगा पहले वहां पर कि ये कहां से आया फॉर्मूला।